आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, वो भी एम लक्ष्मीकांत की बुक से शॉर्ट नोट्स बना के, और इसकी प्रॉपर पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। आज की क्लास से एक खास बात होगी, अब मैं क्लास को लंबा नहीं खींचूंगा। मतलब जैसे हाई कोर्ट में आज शुरू करूंगा तो सिर्फ 2 वीडियो में हाई कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है कल सुबह तक में ये चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जाहिर सी बात है थोड़ी सी लंबी होंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वीक तक पूरी पॉलिटी खत्म करनी है और उसके जस्ट बाद में कोई और टॉपिक शुरू करूंगा। इसका मतलब कोई और सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के बारे में जल्दी जल्दी से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट, सबसे पहले आप खुद समझिए हाई कोर्ट क्या है। किसी भी राज्य के, भारत में 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य के जुडिशियल सिस्टम के टॉप पॉइंट पे है हाई कोर्ट। मतलब किसी भी राज्य में न्यायिक व्यवस्था का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाई कोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 214 से 231 तक की जब भी बात करेंगे तो हाई कोर्ट याद रखिए। हाई कोर्ट जैसे ही आपके माइंड में आए तो आपको आर्टिकल 214, 231, ठीक है, 214, 231, ये बात आपको याद रखनी है सबसे पहले। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ों को आपको रटना भी पड़ेगा। जैसे ये हाई कोर्ट की जब भी बात की जाए तो 214, 231, और जाहिर सी बात है जो संविधान का भाग 5 है वो बताता है संघ को और भाग 6 बताता है राज्य को। तो याद रखिएगा, भाग 6 के, संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 214 से 231 तक पूरा का पूरा हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट की चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे ऑटोनॉमी हो, चाहे उसका ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे उसकी पावर्स हो, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। अब आपको पता होगा यूपी पीसीएस पिछले कुछ समय से आर्टिकल्स बहुत पूछता है हाई कोर्ट से संबंधित, और ख़ास तौर से जैसे आपको 217 आर्टिकल पता होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, लेकिन आपको सबसे पहला आर्टिकल जरूर याद रखना होगा हाई कोर्ट का, आर्टिकल 214। ये 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना ज़रूरी है? देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। एक और बात जो आपको अक्सर कंफ्यूज करती होगी, मैं उसको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं कि याद रखिएगा, हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये लाइन मैंने स्पेशली लिख दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कभी भी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट की, तो भाई देखिए, संविधान ने या कहा जाए पार्लियामेंट ने या कुछ भी कहा जाए, तो ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। लेकिन संविधान ने ये बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए। याद रखिएगा, तो संविधान बिल्कुल नहीं बताता कि किसी भी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ या जजों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अब तक कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए? 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुल हाई कोर्ट के बारे में कौन सा भाग बताता है संविधान का? भाग 6 बताता है। एक जगह लिख लीजिए, और लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ मैं आपको तुरंत जैसे ही चैप्टर खत्म होगा कल, मतलब सिर्फ 2 चैप्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है मैं आपको तुरंत इसकी पीडीएफ पूरी दे दूंगा। आप उसकी प्रिंट ले लीजिएगा, और याद रखिए सिर्फ 4 पन्नों पे, कितने पन्नों पे? सिर्फ 4 पन्नों में आपको रट जाएगा। कितने पन्नों में? 4 पन्नों में पूरा का पूरा हाई कोर्ट आपको रट जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत ये है कि भारत में आज के समय कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। भारत में हाई कोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1862 में हुई। कब हुई? 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, जिनमें सबसे पहला हाई कोर्ट था कौन? कलकत्ता, बॉम्बे और देन मद्रास। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहला कौन था, तो कलकत्ता। कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहला था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तीनों एक ही साल में 1862 में बनाए गए। कौन से एक्ट के तहत? तो हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1961 के तहत। ये एक बार यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। सबको पता है कि भैया हाई कोर्ट कब बने? 1862 में पहली बार बनाए गए, लेकिन लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि वो एक्ट कौन सा था। 1861 के एक्ट के तहत, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1862 में 3 कोर्ट बनाए गए, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ये सीक्वेंस भी पूछ चुका है। अगला चौथा जो हाई कोर्ट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया, जो कि उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का बनाया गया। कब? 18
66 में। एक और दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। दो ऐसे हाई कोर्ट हैं, अब आपने 214 आर्टिकल में पढ़ा होगा ना, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। उसी के साथ ही याद रखिए दो ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार कई यूनियन टेरिटरी तक है। जैसे एक है गुवाहाटी हाई कोर्ट और दूसरा है मुंबई हाई कोर्ट। ये दो हाई कोर्ट के बारे में याद रखिएगा, एक है गुवाहाटी हाई कोर्ट और दूसरा है मुंबई हाई कोर्ट। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो किन किन राज्यों का ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जैसे असम का कोई भी मैटर हो, अरुणाचल, असम, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों का कोई भी मैटर होगा कहाँ जाएगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये तो सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है कि उधर पास है तो वहाँ चला गया। और मुंबई हाई कोर्ट किसको किसको डील करता है? याद रखिए महाराष्ट्र, मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र। गोवा का कोई मैटर होगा तो भी मुंबई हाई कोर्ट। दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये पूरा का पूरा जितने भी, अब पहले ये था अलग अलग था, अब क्या हो गया? एक हो गया है ये यूनियन टेरिटरी। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या? गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये पूरे के पूरे जितने भी हैं यूनियन टेरिटरी हो चाहे ये स्टेट हो, ये सब किसके अंडर में आते हैं? मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनकी पहुंच अपने से ज़्यादा है? तो वो 2 हाई कोर्ट हैं, गुवाहाटी और दूसरा कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। एक और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? तो याद रखिए सबसे नया हाई कोर्ट 2019 में बना, 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना, जब 2 हिस्सों में टूट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? तो टोटल कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ये रिसेंटली वनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगला आ जाइए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये पढ़ा रहा हूँ पीसीएस के लिए, आरओ के लिए खास तौर से, और यूपीएससी के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो में ही आपको 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब बात आती है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तो होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरा होगा हाई कोर्ट के अन्य जज। ठीक है ना? उनका अपॉइंटमेंट कौन होगा? तो याद रखिए कोई भी जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, किसके परामर्श से करता है? तो याद रखिएगा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है परामर्श, मतलब राष्ट्रपति मन से किसी को भी नहीं कर सकता। अभी इसके बारे में मैं आपको क्यों, ये कहाँ लिखा है कि मन से नहीं कर सकता, ये भी बताऊंगा। तो पहले आप समझिए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जैसे अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट करना होगा तो राष्ट्रपति किससे कंसल्टेशन करेगा? राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, और अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, इन 2 लोगों से कंसल्ट करेगा। याद रखिए किसके अपॉइंटमेंट में? हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होता है उसका अपॉइंटमेंट करना होगा तो उस राज्य के गवर्नर और सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करना होगा। लेकिन अगर अदर जजेस का करना होगा तब किससे करेगा? तब गवर्नर से नहीं कांटेक्ट करेगा, तब राष्ट्रपति किससे कांटेक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से भी लिया जाता है, मतलब गवर्नर से भी लिया जाएगा। मतलब अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना है तो सिर्फ कौन? गवर्नर और क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन और जितने भी जज हैं हाई कोर्ट के उनका अपॉइंटमेंट करना होगा तो गवर्नर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और संबंधित हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा। ये 3 लोग शामिल होंगे, ये आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 जज केस आपको मैंने टोटल आपको हाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय मैंने जजेस केस बताया था। तो सेकंड जज केस और थर्ड जज केस बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेट भी याद रखनी है। सेकंड जज केस कब का है? 1993 का है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का जब अपॉइंट होता है तो उसमें उस राज्य के गवर्नर और सीजेआई का कंसल्ट ज़रूरी है। लेकिन और जजों के लिए सीजेआई, गवर्नर और उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इन लोगों को भी, मतलब ये 3 लोग आ जाते हैं। अब आ जाइए सेकंड जज केस, द्वितीय न्यायाधीश मामला। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याद रखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय है उसके हिसाब से ही अपॉइंटमेंट कर सकता है राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति मन से नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है, पीसीएस में 2 बार आ चुका है। ठीक, अब आप लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आती हैं। दूसरा है थर्ड जज केस 1998। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, और ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किससे राय लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कि जिसको कह दे उसी को बना दिया जाए, गलत, ऐसे तो धांधली हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलेजियम सिस्टम, मतलब एक कोलेजियम होगा जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा।
इन तीनों की राय के हिसाब से ही क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा किसी भी जज का। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस अकेले जो कह देगा वही होगा, गलत। एक कोलेजियम सिस्टम रहेगा जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, फिर वो चाहे चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, चाहे कोई अदर जस्टिस हो। किसी भी जज के रिक्रूटमेंट में कोलेजियम सिस्टम आ जाएगा। उस कोलेजियम सिस्टम में अगर हाई कोर्ट की बात हो रही है तो 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि जहाँ जहाँ लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श है, इसका मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश अकेले खड़ा होकर नहीं बोलेगा जो कह दिया वही हो जाए, गलत। उसके साथ 2 और लोग हैं और इस कोलेजियम सिस्टम से गुजरना पड़ता है न्यायाधीशों की नियुक्ति को। मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। किसी भी जज का अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई, भारत के जो सीजेआई हैं वो उनकी राय ली जाएगी, और उनकी अकेले की राय नहीं, उनके साथ 2 और सीनियर मोस्ट जजों का कोलेजियम सिस्टम। अब आ जाइए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के जज की। तो याद रखिए सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन में फ़र्क है, मैं दोनों में अंतर ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पूरे भारत के क्षेत्र में 10 साल तक वो किसी न्यायिक पद पर रहे। याद रखिएगा, ही शुड हैव होल्ड ए जुडिशियल ऑफिस, एक न्यायिक ऑफिस को वो होल्ड करे, मतलब एक न्यायिक पद पर रहा होना ज़रूरी है। कितने साल, 10 साल तक होना ज़रूरी है। और अगली चीज़, या फिर याद रखिएगा, या फिर ये लिखा है, या फिर वो 10 साल तक एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट में। 10 साल तक क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है ना। अगला आ जाइए, सिर्फ ये 2 कंडीशन है। यहाँ पे गौरतलब बात है, अब आप में से कुछ लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, जिन्होंने थोड़ा भी सीरियस पढ़ा होगा, कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक तीसरा क्लॉज बताया था, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहा हो, प्रसिद्ध न्यायविद रहा हो। ये कहाँ पे था, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। याद रखिएगा, संविधान के रूप में, संविधान किसी भी प्रतिष्ठित न्यायविद को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रावधान नहीं करता। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना हो, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपको क्या हो, या तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक और क्लाउज था क्या, कि आपको एक न्यायविद भी है तो भी चल जाएगा। आपने कहीं एडवोकेट नहीं है, आप कहीं कुछ नहीं किए हैं, कोई आप न्यायाधीश 5 साल हाई कोर्ट के ना रहे हों, ठीक है, आपने 10 साल प्रैक्टिस ना की हो, फिर भी आप एक अगर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ये अलग से लिख दिया है, बड़ा जानना जरूरी है। एक और बात, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपॉइंटमेंट होने के लिए कोई मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा है, संविधान नहीं बताता, ठीक है ना। अगला आ जाइए, ओथ, वो कौन सी शपथ लेता है, तो 4 शपथ लेता है जब भी एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर या अपने पद पर बैठता है। सबसे पहला, वह भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। दूसरा, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा, अक्षुण्ण बनाए रखेगा। विधि पूर्वक, याद रखिए, अपनी ड्यूटी को फेथफुली और अपनी बेस्ट सर्वोत्तम क्षमता से, क्या, बिना पक्षपात किए हुए अपनी ड्यूटी को क्या करेगा, बिना किसी गलत भावना से, बिना किसी देश के, ठीक जी, वो मेरा आदमी उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या होगा, संविधान और कानूनों को कायम रखेगा, ठीक है ना। एक और चीज़ आज की इस वीडियो में बता दूं कि एक जज का जो कि हाई कोर्ट का है उसका टेन्योर कितना है, कितने वर्षों तक रह सकता है। तो हाई कोर्ट के जज की जो टेन्योर है वो है 62 साल। एक बार वो अपॉइंट हो गया तो कितने साल तक रहेगा, 62 साल तक वो हाई कोर्ट का जज बना रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात आती है कि आयु से संबंधित कोई चर्चा का विवाद होता है तो याद रखिएगा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। अगर किसी जज को अपना पद छोड़ना है तो वो रिजाइन कर दें, समझ रहे हैं ना, उसको हटाया भी जा सकता है। याद रखिए, अगर उस पर महाभियोग लग जाए तो संसद और राष्ट्रपति उसको हटाता है। याद रखिए, महाभियोग लग जाए और संसद उसको पारित कर दे। ये बात गौरतलब आपको एकदम रट लेना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है ये एक अलग से वीडियो बना के मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी, इसीलिए मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब
एक और बात आ जाइए, नेक्स्ट चीज़ रिमूवल ऑफ जज। किसी भी जज को हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही हटा सकता है जज को। ठीक, ये तभी करेगा जब उस पर महाभियोग लगेगा और संसद उसको पारित करे। याद रखिएगा, ठीक एग्जैक्टली वही तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, वही तरीका है हाई कोर्ट के जज को हटाने का। अब बचा पार्ट अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।